नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश और हमारे इतिहास में आपका स्वागत है। हमारा आज का चर्चा का विषय है मंगल काव्य। मंगल काव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है और ख़ासकर बीए ऑनर्स की क्लास में ये महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। तो आज हम इन्हीं मंगल काव्य पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आता है कि मंगल काव्य क्या है। मंगल काव्य बेसिकली हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। मंगल काव्य हम उन स्रोत को कहते हैं जो लोकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, या दूसरे तौर पे कहें कि जो स्थानीय तौर पे जो स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं। इन मंगल काव्यों में केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन मंगल काव्यों में हमारे कल्चर, सोसाइटी और रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभी तक जितने भी पर्शियन जो स्रोत रहे हैं, उनका जो फोकस रहा है वो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ही रहा है। हालांकि यूरोपियन ट्रैवलर्स जो 16th सेंचुरी से लगातार भारत में आ रहे थे, वो भारत की सोसाइटी और कल्चर के बारे में तो लिख रहे थे, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। ये जो गैप पैदा हो गया था जो सोसाइटी और कल्चर को लेके, वो गैप मंगल काव्य पूरा करते हैं। हालांकि इन मंगल काव्यों में एक जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है या जो पहलू होता है, वो रिलीजियस पहलुओं को छूता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मंगल काव्य हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जिनमें से चंडी मंगल, मनसा मंगल, धर्म मंगल आदि आदि। तो ये जो मंगल काव्य हैं, ये बेसिकली एक पॉपुलर कस्टम, उनके रीति रिवाज, उनके मैनर्स, उनके ऑक्यूपेशंस और लोगों के जो सामान्य लोगों का जो जनजीवन था, उन सभी पहलुओं को छूते हैं। इवन ये मंगल काव्य एक जाति व्यवस्था पर भी, उस समय की जो कास्ट सिस्टम थी उस पर भी प्रकाश डालते हैं। ये मंगल काव्य एक निम्न वर्गीय लोगों और उच्च वर्ग लोगों का एक जो सामान्य लोग थे उनका इतिहास है। खासकर बंगाल में 16th एंड 17th सेंचुरीज में ऐसे बहुत सारे मंगल काव्य लिखे गए। उन मंगल काव्यों का हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि ये जो मंगल काव्यों का लिखने की जो परंपरा है, वो 12th और 13th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 18th सेंचुरीज में ये मंगल काव्य अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है। अगर हम इसका वर्ड मीनिंग के रूप में देखा जाए तो मंगल का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, मतलब शुभ कार्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मंगल काव्य लिखे गए वो सब सिर्फ इनके ऑस्पिशियस कॉन्सेप्ट को लिखे गए, नहीं। ये मंगल काव्य बेसिकली बंगाल के मंगल काव्य की बात कर रहे हैं अभी हम। ये मंगल काव्य बेसिकली किसी ना किसी देवी या डेटी से वो जुड़े हुए हैं, जैसे चंडी माता, दुर्गा माता, मनसा देवी इत्यादि। ये बंगाल की पॉपुलर देवियां रही हैं और अधिकतर मंगल काव्य जो बंगाली भाषा में जो लिखे गए वो इन्हीं देवियों के आसपास बेसिकली ये जो मंगल काव्य हैं, ये एक समाज का प्रोडक्शन है। ये समाज की
जो अंदर जो गतिविधियाँ, जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उन पर जो अत्याचार है, जो उनकी समस्या है, उन पर प्रकाश डालता है। तो ये मंगल काव्य तत्कालीन सामाजिक स्थिति को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन मंगल काव्यों का जो लिखने का जो तरीका है वो पोइट्री के रूप में है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सामान्य है भाषा है। और ये जो पोइट्री है ये उस समाज के जो ग्रामीण की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फेस्टिवल हैं, उनको दिखाया गया है। ये जो मंगल काव्य हैं खासकर 17th सेंचुरीज में जो बंगाली लैंग्वेज में लिखे गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था कवि कंकन मुकुंदधरम चक्रवर्ती, जिन्होंने चंडी मंगल लिखा। ये बंगाल का बहुत ही पॉपुलर मंगल काव्य है। इसके बारे में सुकुमार सिंह जो एक स्कॉलर हैं या जो एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि इसमें डाउट है कि इन मंगल काव्यों के अतिरिक्त बंगाल में इतने अच्छे साहित्य कभी लिखे ही गए हों। ये ऐसे मंगल काव्य हैं जो हमें तत्कालीन समाज के रीति रिवाज, उनके प्रयोग, उनका ज्ञान और उनका अनुभव इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि जो मंगल काव्यों का जो थीम है वो पोइट्री को लेकर तो है, लेकिन उनका जो बेस है वो माइथोलॉजिकल है, जिनमें रिलीजियस करैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल काव्य सिर्फ रिलीजन्स को लेकर ही लिखे गए, बल्कि ये तत्कालीन सामाजिक जीवन पर ज़्यादा आश्रित हैं या उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये किसी बच्चे के जन्म से लेकर और किसी की मृत्यु तक लेकर जितने भी संस्कार हैं, जितने भी परंपराएं हैं, जितने भी रीति रिवाज है, उन सब पर प्रकाश डालते हैं। ये मंगल काव्य दिखाते हैं कि समाज में किस तरह से एक वर्ग निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार, ह्यूमिलिएशन, उनका अपमान, और निम्न वर्ग के लोगों पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी वर्स्ट कंडीशंस पर भी प्रकाश डालता है। तो ये मंगल काव्य बेसिकली ह्यूमिलिएशन, अपमान और निम्न लोगों का अपमान और टॉर्चर पर प्रकाश डालता है, जिनमें एक कथा जो मंगल काव्य है जो बड़ा पॉपुलर है कि किस तरह से कालकेतु जो एक बहुत बड़ा हंटर था, शिकारी था, वो जानवरों पर अत्यधिक शिकार करता था, उन पर अत्याचार करता था। तो सभी जानवरों ने चंडी, जिस पर चंडी मंगल काव्य लिखा है, उससे प्रार्थना की और चंडी माता ने उन जानवरों की रक्षा के लिए कालकेतु का वध किया। ये जो कहानी है मंगल काव्य में बेसिकली वे तत्कालीन समाज की और राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। ये जो कालकेतु का इसमें उदाहरण दिया गया है, बेसिकली वो उदाहरण मुगल्स का दिया गया है कि किस तरह से मुगल्स बंगाल के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और जो चंडी हैं वो आम लोगों में से आम लोगों की सुरक्षा लिए किस तरह से विद्रोह करती हैं, ये उनकी हीरोइन के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह एक और मंगल काव्य जो मनसा देवी पर आधारित है। मनसा देवी वहाँ की बहुत ही पॉपुलर देवी है बंगाल की, जिसमें जो स्नेक की जो डिवाइंस पावर है उसमें होती है, और जिसमें विजय गुप्ता ने मनसा मंगला नामक मंगल काव्य लिखा। और इसके अतिरिक्त विजय गुप्ता के अलावा एक है विप्रा दास, उन्होंने भी मनसा मंगल लिखा। ये दोनों मंगल काव्य बेसिकली 15th और 16th सेंचुरीज में लिखे गए।
और ये निम्न वर्ग के लोगों का, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। बेसिकली इसमें भी मनसा देवी मंगल काव्य में भी, मनसा मंगल काव्य में भी उच्च वर्ग के लोगों और राजनीतिक परिस्थितियों के अत्याचार को दिखाया जाता है। और उसमें सिंबॉलिक साथ में ये भी बताया जाता है कि किस तरह से मनसा ने उनकी मदद के लिए आती है। और इसमें ही एक प्रेम कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें चंद्र सागर जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वो अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंगाल से बाहर आता जाता था, और किस तरह से जो आर्मीज की जो आर्मी खासकर मुगल्स की किस तरह से उनको तंग करती है, और वो किस तरह से वो मनसा देवी फिर उसकी सुरक्षा के लिए आती है। तो ये जो मंगल काव्य हैं, ये जो बंगाल में बड़े पॉपुलर है। लेकिन जो मंगल काव्य हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे मंगल काव्य लिखे गए, जैसे धर्मा मंगल, जिसमें रूपानी चक्रवर्ती का और मणिकर्ण गांगुली का धर्म मंगल था, जो 17th सेंचुरी में लिखा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंगल काव्य है धर्मा मंगल, क्योंकि ये पूरा ही मंगल काव्य केवल पहला ऐसा मंगल काव्य था जो निम्न वर्ग के लोगों की फीलिंग्स को दिखाता है या उनकी लाइफ को दिखाता है। खासकर दक्षिणी पश्चिम बंगाल के निम्न वर्ग के लोगों को दिखाता है कि वो उनकी क्या वर्स्ट कंडीशन थी, वो इस धर्मा मंगल से हमें पता चलता है। 17th सेंचुरीज में ही इन मंगल काव्य में एक हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी तक जो मंगल काव्य जो लिखे जा रहे थे, वो स्थानीय लैंग्वेज बंगाली या लोकल लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे, और जिनका फोकस वहाँ की लोकल देवियों पर था। लेकिन एक धारा मंगल काव्य की एक और बह रही थी, जिसको हम वैष्णवी पंथ बोल सकते हैं। ये जो वैष्णवी पंथ के जो मंगल काव्य था, ये बेसिकली 15th सेंचुरी से ही लिखने स्टार्ट हो गए थे, और 16th और 17th सेंचुरी में इन मंगल काव्यों का पीक था। लेकिन इन वैष्णवी जो मंगल काव्य जो लिखे जा रहे थे, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि ये मंगल काव्य अब बंगाली लैंग्वेज में नहीं या लोकल लैंग्वेज में नहीं, बल्कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। और ये मंगल काव्य पूरी तरह से चैतन्य देवा से प्रभावित थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री पर प्रभावित थे। शुरुआत में तो जो वैष्णवी जो मंगल काव्य थे, वो चैतन्य देवा की बायोग्राफी पर आधारित थे, क्योंकि चैतन्य का बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रचार करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी। चैतन्य की बायोग्राफी को हम वंशवा, पदावली इत्यादि के नाम से जानते हैं। चैतन्य की जो फर्स्ट बायोग्राफी थी, उसको मुरारी गुप्ता ने लिखा। मुरारी गुप्ता चैतन्य के मुख्य शिष्य थे, और संस्कृत के पोयम या कविता के रूप में इन्होंने चैतन्य की पूरी लाइफ हिस्ट्री को लिखा। चैतन्य की लाइफ हिस्ट्री 16th सेंचुरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जिसको मुरारी गुप्ता का कदच्चा भी कहा जाता है। इसके अलावा मुरारी गुप्ता के अलावा चैतन्य की बायोग्राफी एक गोविंद दास ने भी लिखी। गोविंद दास की जो मंगल काव्य हैं, जो चैतन्य देवा की बायोग्राफी है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि वो चैतन्य के चमत्कारिक कथाओं या उनके नैरेटिव्स का वर्णन करता है। उनके अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चैतन्य को अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया तो गोविंद दास ने किया, और गोविंद दास के प्रयत्नों से ही चैतन्य पूरे बंगाल में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ चेतन की बायोग्राफी थी इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है, बल्कि इनका महत्व यह है कि चेतन की बायोग्राफी के द्वारा उन्होंने वहाँ के लोगों के विश्वास, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन पर भी प्रकाश डाला है। एक और मंगल काव्य जो चैतन्य के भक्ति पर आधारित था वो था वृंदावन दास। वृंदावन दास ने राधा और कृष्ण को अपनी थीम बनाया और राधा और कृष्ण के जो प्रेम के जो वाक्यांश हैं उनको घर घर में पहुंचाया। उसी का नतीजा है कि आज राधा कृष्ण के जो मंगल काव्य, जो उनकी कथाएं हैं, आज पूरे बंगाल में पॉपुलर हैं। लेकिन ये सिर्फ मंगल काव्य ऐसा नहीं था कि सिर्फ बंगाल में लिखे जा रहे थे, बल्कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इन मंगल काव्यों को लिखा जा रहा था। असम में वैष्णव रिलीजन के शंकर देवा, महाराष्ट्र में नामदेव तुकाराम, और लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे सिर्फ राजस्थान के मंगल काव्यों पर ही करेंगे। राजस्थान में भी इस वक्त मंगल काव्य लिखे जा रहे थे और इन मंगल काव्यों को जो राजपूत जो रूलर उनको संरक्षण दे रहे थे। एक बात ध्यान रखने वाली बात है इन मंगल काव्यों के बारे में कि इन मंगल काव्यों को किसी भी रूलर द्वारा पैट्रोनाइज नहीं किया गया था, बल्कि ये अपनी उस पर यादाश्त पर और अपनी परंपराओं पर पूरी तरह से निर्भर थे, स्वतंत्र थे लिखने के लिए। इसलिए इन मंगल काव्यों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह हम जब राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ के जो कवि थे जिन्होंने मंगल काव्य लिखा, उनको राजपूत रूलरों ने पैट्रोनाइज किया अपने दरबार में। उनको जब दरबार का संरक्षण प्राप्त हो गया तो उन्होंने मंगल काव्यों के अलग अलग पहलुओं को छुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन मंगल काव्यों की जो विशेषता थी वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री बनी रह गई, ऐसा नहीं है। बल्कि इन मंगल काव्य जो राजस्थान के मंगल काव्य थे, ये भी लोकल लोगों की परंपराओं, उनके दृष्टिकोण, उनके समाज में रीति रिवाज को प्रदर्शित करते थे। राजस्थान के जो मंगल काव्य हैं उनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि लोकल ही राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ, जिनमें जो महत्वपूर्ण जो मंगल कवि थे, जिनमें सदाशिव भट्ट, राजविलास और अजीत धोया आदि महत्वपूर्ण मंगल काव्य थे। ये बेसिकली जो मंगल काव्य हैं, ये यहाँ की राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी दिखाते हैं, क्योंकि इन मंगल काव्यों को जो अपने हीरो देखते हैं वो एक किसी देवी में नहीं देखते, बल्कि वो मेवाड़ के रूलर्स में अपना हीरो देखते हैं। और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेवाड़ के जो रूलर है, चाहे वो राणा सांगा था जिन्होंने बाबर के खिलाफ युद्ध किया, या महाराणा प्रताप था जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया, वो राजस्थान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं मुगभारी आक्रमण से। लेकिन इन राजस्थान के मंगल काव्यों में केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि आम लोगों का इतिहास भी दिखाया गया था। इन मंगल काव्यों को, राजस्थान के मंगल काव्यों को यहाँ बात, खयात, विघात, पिधावली, वंशावली आदि के नाम से जाना जाता है। और जो इन मंगल काव्यों को लिखते थे या गाते थे या लोगों के बीच इन मंगल काव्यों को सुनाते थे, उनको चरण, भट्ट, राव आदि के नाम से जाने जाते थे। और इनकी एक स्पेशल कास्ट होती थी राजस्थान में, जो इन मंगल काव्यों को लिखते थे
और लोगों तक पहुंचाते थे। इन भट्ट, राव आदि ने इन मंगल काव्यों को राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर किया। ये जो राजस्थान के जो मंगल काव्य थे, खासकर खयात, बात और विगात, इन्होंने राजस्थान के बीच, लोगों के बीच काम किया और इन मंगल काव्यों के जो कहानियाँ हैं या कविताएं हैं, उनके लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलराइज किया। तो हम देख सकते हैं कि 17वीं सेंचुरीज में मंगल काव्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें रीजनल कस्टम, रीति रिवाज और हिस्ट्री के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में साथियों से इतना ही। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।